गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? भूमि निम्नीकरण तक पढ़ाई कर चुके हैं। अब उसके आगे अगला टॉपिक है मृदा संसाधन। मृदा संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है और यह पौधों के विकास का एक माध्यम भी है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। उसके निर्माण में कितना समय लग जाता है? लाखों वर्ष। और इसके प्रमुख कारक हैं, मृदा को बनने के प्रमुख कारक हैं भू-आकृति कारक, जलवायु, शैल, तापमान, पवन। मृदा जो होता है वो जैव अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। तो आप देख रहे हैं कि मिट्टी को प्रकार में बांट दिया गया है। उसका प्रकार 6 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। सबसे पहले कौन सा पढ़ाई करेंगे हम लोग? जलोढ़ मृदा का। देखिए, हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसी के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि यह मृदा जो होती है यह विस्तृत रूप से फैली हुई है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मृदा जो है वह देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है और ये विस्तृत रूप से फैली हुई है। और वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से ही बना है। ठीक है, जो पूरा उत्तर मैदान है, पूरा संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो किससे बना हुआ है? हमारे जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। हिमालय की महत्वपूर्ण नदी तंत्रों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो लाए गए निक्षेपों से भी यह जलोढ़ मृदा बनती है। जलोढ़ मृदा बनी थी। एक संकरे गलियारों के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी इसी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। ठीक है, फिर ये जलोढ़ मृदा के आयु के आधार पर भी इनकी पहचान की जाती है। इनको बांटा गया है कणों के आधार पर या आयु के आधार पर। इन मृदाओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है बांगर और खादर, जिसको बांगर मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी मृदा भी कहा जाता है। खादर मृदा को नई मृदा भी कहा जाता है। पुराना जलोढ़ या नया जलोढ़ के भी नाम से जानते हैं। जो बांगर मृदा होती है वो कंकरीली मृदा होती है। ठीक है, और जो खादर मृदा होती है वो छोटे कण होते हैं। ठीक है, जो उसके कण होते हैं, मृदा के छोटे कण होते हैं, और जब जहाँ छोटे कण होते हैं वो मृदा जो होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, और जहाँ कंकरीली और मोटे कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं बहुत ही उपजाऊ होती हैं। और अधिकतर जलोढ़ मृदाओं में क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है, फास्फोरस और चूना युक्त। ठीक है, चूना भी पाया जाता है। इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। और अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि भी की जाती है और यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी अधिक रहता है। तो ये हमारा जलोढ़ मृदा था। ठीक है, अब जलोढ़ मृदा के बाद हम दूसरी मृदा पढ़ेंगे, काली मृदा। इन मृदाओं का रंग जो होता है वो काला होता है, काली मृदा। और इन मृदाओं का रंग जो होता है वो काला होता है। और इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं, रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास के लिए ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, बेस्ट मिट्टी मानी जाती है कपास के लिए। और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा को हम काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं, या काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। और यह दक्कन के पठार क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे भारत की प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो ये जो भारत का क्षेत्र है ये सब दक्कन का पठार है, तो यहीं पे काली मृदा पाई जाती है।
ठीक है, और इसमें फास्फोरस की मात्रा भी जो होती है वह कम होती है। काली मृदा जो होती है वो बहुत ही महीन कण या मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, कम नहीं होती। इसमें नमी वो जो धारण करती है वो बहुत ज़्यादा नमी धारण कर सकती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। और गीली होने पर ये मृदाएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, चिपचिपी हो जाती है। तो ये काली मृदाएं की क्या है, मृदा की विशेषताएं हैं कि इनका रंग काला होता है, इन्हें रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। ये दक्कन के पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लावा से बनी होती है, इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ये नमी धारण करने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो काफ़ी चिपचिपी लगने लगती है। इसके बाद तीसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। ये नाम से ही लग रहा हो कि ये मिट्टी लाल और पीली होगी, ठीक है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इनका रंग जो होता है वो आग्नेय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होता है। इनका लाल रंग कैसे होता है, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें जब लौह धातु जो होता है, लोहा जो होता है, जब उसका प्रसार हो मतलब फैलाव होता है, जब वो सिकुड़ता है तो उसे फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, वहाँ के जो चट्टान होते हैं वो टूट जाती हैं और उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल रंग और पीली रंग की वहाँ की मिट्टी इसी कारण से पाई जाती है, लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। और जब इसमें पानी मिल जाता है तब इसका कलर इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, इसलिए इसे लाल और पीली मिट्टी कहा जाता है। तो ये अधिकतर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। चौथी मिट्टी आप देखेंगे लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मिट्टी है। लैटराइट शब्द जो होता है ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, लेटर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ईंट। इसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है, ठीक है, ईंट होता है। और ये उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा कम होती है, क्योंकि ह्यूमस की मात्रा कम क्यों हो जाती है, जब तापमान ज़्यादा होता है तब मिट्टी के अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं वह सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वह तापमान सहन नहीं कर पाते, इसलिए ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और जब इसी में खाद या उर्वरक मिला दिया जाता है तब ये खेती करने युक्त हो जाती है। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, उड़ीसा में यह मिट्टी पाई जाती है। फिर इसके बाद पांचवी मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है उसका रंग कैसा होता है, लाल और भूरा रंग। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल और भूरा रंग। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली होती हैं और लवणीय होती हैं। लवणीय मतलब नमकीन, नमक की मात्रा अधिक होती है इस मिट्टी में, और इसमें रेत अधिक होता है और नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे रेतीली और लवणीय मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पे उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा कम होती है। आपने पिछले भी अभी पढ़ा था कि ह्यूमस की मात्रा क्यों कम हो जाती है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है और जीवाणु सब मर जाते हैं। जीवाणु सब क्या होते हैं, मर जाते हैं, इसलिए और जो भी जीवाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं, क्योंकि वो तापमान सहन नहीं कर पाते, इसलिए ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। फिर नदी कम हो जाती है और नमी भी कम, उसमें वहाँ की जो मृदा होती है उसमें नमी भी कम होती है। नमी मतलब वहाँ का गीलापन, वहाँ की मृदा में गीलापन भी कम रहता है। इस कारण वहाँ पर क्या है, सिंचाई के द्वारा ही खेती की जाती है। मरुस्थलीय मृदा अधिकतर राजस्थान में मान लीजिए तो वहाँ पर क्या खेती नहीं होती है खेती, लेकिन वहाँ माध्यम क्या है, सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है। फिर वन मृदा क्या होता है, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पे पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध हो। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव भी आता है। नदी घाटियों में मृदाएं जो होती हैं दोमट और सिल्टदार होती हैं। सिल्टदार मतलब छोटे कण वाले होते हैं, और ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है, ठीक है, मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती हैं,
क्योंकि छोटे कण वाले जहाँ पे मिट्टियाँ पाई जाती हैं वहाँ का वह मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है और वर्षा वनों में यह पाई जाती है। वन मृदा कहाँ पाई जाती है? वर्षा वनों में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, इसमें ह्यूमस नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है? वन मृदा की विशेषताएं हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन। धन्यवाद।